नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। काफी बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ ये पूरा वीडियो हमारा आज का होगा। आप सभी को बता दूं, ये वीडियो पूरे दुनिया भर के लिए एक खास इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आप सभी लोगों के लिए, जो सभी लोग दुनिया में किसी भी जगह से सुन रहे हैं एवं देख रहे हैं मुझे इस वीडियो में, आप सभी को बता दूं, यहाँ पर भारत देश में उड़ीसा राज्य में एक गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बारे में पूरा डिस्कस होगा। सारा कुछ अपडेट जो भी कुछ आया है इस जॉब के बारे में आपसे सारा कुछ डिस्कस होने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ भारत देश के लोगों के लिए रहेगा। अगर आप दूसरे देश में कहीं रहते हैं या दूसरे देश में अगर जॉब को ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ भारत देश के लोगों के लिए रहेगा। अगर आप लोग दूसरे देशों से हो तो आपसे मैं ये कहता हूं कि आप सभी लोग भारत के लोगों तक शेयर करें इस जानकारी को उनके साथ साझा करें, उनके तक पहुंचाएं, उनके पास तक, जिससे कि वो लोग समय से इस जॉब पर अप्लाई कर दें, जो कि उनके लिए काफी बड़ा अपडेट रहेगा। इस वीडियो में डिस्कशन यही होगा कि O SSS यानी कि उड़ीसा का सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। इसमें आपकी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यानी कि आपके राज्य की जो अभी करेंटली गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके अंदर अलग अलग विभाग है। तो वहां पर दो तरह के पोस्ट निकाले गए जिस पर रिक्रूटमेंट कर रही है गवर्नमेंट। और ये वैकेंसी जो निकाली गई है, इस पर सैलरी क्या दी जा रही है, कौन से पोस्ट हैं, क्या काम कराया जाएगा, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म के फीस के रिगार्डिंग क्या है कि फीस है या नहीं है, और सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे होने वाला है सिलेक्शन, क्या कोई एग्जाम हो रहा है या फिर डायरेक्ट बिना एग्जाम के रिक्रूटमेंट होगी। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया होगी या स्टेट के लोग, सिर्फ राज्य के लोग एलिजिबल है। तो सारी जानकारी हम जानेंगे कि क्या इसके अंदर बताया गया। नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस होगा इस वीडियो में। जो भी लोग मुझे आखिर तक सुनते हैं एवं देखते हैं इस जानकारी के साथ, वो सभी लोगों को आसानी रहेगी जॉब पर अप्लाई करने के लिए। इस पे एक फॉर्म फिलअप को वीडियो आएगा, आप लोग फॉर्म फिलअप के लिए वेट करेंगे। जब आता है फॉर्म तब आपसे फॉर्म भरवा के आपको बताया जाएगा कि इस पे अप्लाई कैसे करना है, तो आप उसके लिए रेडी रह सकते हैं। इस वीडियो में नोटिफिकेशन डिस्कस हो रहा है, आप सभी लोग समझ लो और इसके बाद जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले तो उड़ीसा के भाई बहनों का मैं दिल से स्वागत कर रहा हूँ, क्योंकि उनको तो भाई उनके पास तो चांस है ही, उनके तो राज्य में ही जॉब है। अब दूसरे राज्य वालों के लिए जॉब है या नहीं वो हम आगे देख लेते हैं। और उड़ीसा राज्य में आपकी जॉब रहेगी अगर दूसरे राज्य के लोग एलिजिबल हो रहे हैं तो। ये मैं आगे आपको क्लियर करने वाला हूं, तो सभी लोग आखिर तक देखें। सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया है इस जॉब का, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट तो ये रही। इसका लिंक यहाँ पर है, मैंने इसका लिंक वीडियो के नीचे दिया है, नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया है। सारे इस जॉब से जुड़ी हुई सारी चीजें वीडियो के नीचे दी हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। सबसे पहले आप देखिए, उड़ीसा जो है, उड़ीसा राज्य में सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। मतलब ये एक ऐसा कमीशन है जो कि स्टाफ सिलेक्शन यानी स्टाफ जो उनको अपने ऑफिस में, ब्रांचेस में चाहिए होते हैं पूरे राज्य में, तो वो इस वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डालकर आपको रिक्रूट कर लेते हैं। वो सिंपल सा प्रोसेस। अगर आप जैसे आप सोच रहे हो कि आपके राज्य में गवर्नमेंट जॉब नहीं आ रही, कोई भी जॉब स्टेट में नहीं आ रही गवर्नमेंट की, तो वो कहाँ से आपको पता लगेगी। तो उड़ीसा राज्य वालों को अगर उनको जॉब की पता करनी है तो दो से तीन वेबसाइट है उनकी। एक आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है OPSC, एक आपका OSSC है, SSC, और एक बार OSSC। यानी एक आपका उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अलग है, सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अलग है। यानी OSSC है, OSSC है और OPSC भी है। और इसके अलावा भी और भी दो चार है ऐसे कमीशन बनाए हुए, जिसके द्वारा आपकी पूरे राज्य भर में रिक्रूट होती है, रिक्रूटमेंट चलती रहती है। यानी कि अगर आप बात करो तो उड़ीसा राज्य में OSSC और OSSC के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग कमीशन बनाई गई है, जो कि आपका रिक्रूटमेंट करवाती है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अलग अलग ऑफिस में, जो पूरे राज्य में आपको जगह जगह मिल जाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग ये जॉब रहेगी। अभी आपको अगर नोटिफिकेशन देखना हो तो रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पर वो मिल जाएगा। तो ये तो सबको समझ आ गया होगा। अगर खुद से ढूंढना है तो नोटिफिकेशन आप यहाँ भी देख सकते हो। देखिए, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ नोटिफिकेशन, हाँ, तो वो कौन सा वाला डिस्कस कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा 15 तारीख का नोटिफिकेशन है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज आपके जो है 20 दिसंबर है। 15 तारीख का नोटिफिकेशन, अभी भी फॉर्म चालू नहीं हुए, हम बिल्कुल सही समय पर डिस्कस कर रहे हैं। और ये शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आप दोनों ही देख सकते हो, यहाँ से आपको दिख रहे हैं। तो यही हम डिस्कस कर रहे हैं आज के इस वीडियो में।
इसके अलावा कुछ अलग नहीं होगा, तो आप सभी लोग देखें। चलिए हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़े। सबसे पहले एक शॉर्ट नोटिस दिया गया 15 तारीख को, जिसमें ये बोला गया कि हम इनवाइट कर रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाए। कौन किसके लिए? कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम, मतलब कि आपके यहाँ पर अलग अलग एग्जाम है, अलग अलग पोस्ट है, इस वजह से वो कंबाइंड हो गया। अगर एक ही पोस्ट होती तो ये कंबाइंड वर्ड आपको यहाँ नहीं दिखता, आपको रिक्रूटमेंट एग्जाम दिखता। ठीक है, अब लेकिन ये कंबाइंड रिक्रूटमेंट मतलब हो गया कि हमारी यहाँ 2 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होगी, उसके लिए हम एग्जाम लेंगे। ये 2023 का तीसरा एग्जाम है। अब देख लो, अगर OSSC द्वारा जो रिक्रूटमेंट कराई गई है एग्जाम लेकर, उसमें ये तीसरा एग्जाम है जो हो रहा है, जो कि फॉर द पोस्ट ऑफ जो कि फार्मासिस्ट और इसके अलावा मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर लेंगे। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो MHW है यानी कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ये आपका मेल को लेंगे सिर्फ, यानी कि सिर्फ पुरुषों को मिलेगी ये जॉब। अगर आप महिलाएं हैं तो आपके लिए सिर्फ फार्मासिस्ट वाली वैकेंसी रहेंगी, और पुरुषों के लिए ये वाली वैकेंसी भी रहेंगी, मतलब उनके लिए दोनों ही है। अब अगर बात करें ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, फिजिकल या ऑफलाइन मोड में आप कभी भी, जैसे कि फिजिकल मोड मीन्स हो जाता है कि आप इनके ऑफिस में जा रहे हो, फिजिकली मीन्स अपने खुद से जा रहे हो और वहां पर जाकर आप कोई फॉर्म ले रहे हो, भर रहे हो, तो इस तरीके का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन में ही भरना है फॉर्म, ये आपको समझ में रहना चाहिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और फॉर द डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, मतलब कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहेगी। अब समझिए, आपका जो पोस्ट होगा वो जिले के लेवल पर होगा। एक जिला जो होता है राज्य में, उसके लेवल पर एक फार्मासिस्ट चाहिए, यानी कि इनको अलग अलग जिले में के लिए फार्मासिस्ट चाहिए, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर चाहिए, जो कि सिर्फ मेल को लेंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, देखिए इन्होंने लिखा है इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आपके राज्य की सरकार द्वारा आपका जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विभाग बनाया गया है, और उसके अंदर ये आपका पूरे राज्य भर में इन 2 पोस्टों पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। वैकेंसियों की डिटेल में आपको आगे क्लियर करूंगा कि किस कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसी दी गई है। कैटेगरी डेफिनेटली देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब है स्टेट में। और स्केल ऑफ पे मतलब हो जाता है कि क्या क्या सैलरी मिल रही है लोगों को, कितनी कितनी मिलेगी सैलरी। सपोज अगर कोई कैंडिडेट फार्मासिस्ट पे अप्लाई कर रहा है तो उसकी सैलरी क्या होगी, और MHW वाले पोस्ट की सैलरी क्या होगी, सबको डिस्कस कर लेंगे। एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारी चीजें डिस्कस होंगी दोस्तों। अगर आप सारी जानकारी अगर यहाँ पे सुनते हो तो आप लोग आसानी से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकोगे। सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। आप 16 जनवरी तक फॉर्म भर दो। चालू हो चुके हैं मीन्स 22 तारीख को चालू हो रहे हैं। आप अगर देखते हो तो नहीं, परसों से चालू हो रहे हैं, बहुत लिमिटेड समय है अभी आपके पास। अब परसों से फॉर्म चालू है। आप 16 जनवरी तक फॉर्म भरो, यानी कि आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर आप देखोगे तो 20 से भी ज्यादा दिन का समय यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देखो 24, ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते का समय मिल रहा है। 3 हफ्ते रजिस्ट्रेशन का समय दिया जा रहा है, 24 दिन का रजिस्ट्रेशन का समय है, और फॉर्म भरने के लिए आपके पास 28 दिन का समय है। यानी आप देखोगे, अब आप कहोगे कि यार फॉर्म भरने का समय 4 दिन अलग क्यों मिल रहा है हमें। मैं आपको बता दूं, एक आपका कहीं पे आप फॉर्म भरने जाते हो, किसी जॉब के लिए भरने जा रहे हो, एडमिशन के लिए भरने जा रहे हो, एंट्रेंस के लिए भर रहे हो, तो भी आपको एक चीज करनी होती है। सबसे पहले आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ, बहुत लोग OTR करवाते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब एक बार फॉर्म भर दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो फिर उनकी रिक्रूटमेंट जब भी आती है उस वेबसाइट पे, तो आप बार बार उसका नहीं करते हो रजिस्ट्रेशन। मतलब कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हो OTR करके, और उसके बाद फिर आप उस वेबसाइट पर उस कमीशन द्वारा आगे आने वाले फ्यूचर में जो रिक्रूटमेंट होती है उसका आप डायरेक्ट फिर फॉर्म भर देते हो। ठीक है, OSSC में जो ये वाला रिक्रूटमेंट रहेगा, इसमें ये होगा कि आपको पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको OSSC वेबसाइट का लिंक जो आपको दिया हुआ है, वहां से आप जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना। 22 तारीख से शुरू हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस और कुछ कॉमन से डिटेल्स डालकर आपका रजिस्ट्रेशन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाता है, आप अपना एक पासवर्ड बना लेते हैं, दोनों को डालकर लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करते ही आपको लिखा आ जाता है कि ये वाला फॉर्म अभी करेंटली आया हुआ है इस जॉब का। फिर आप उस वाले फॉर्म पर जाते हो, और उसके बाद अपना फोटो साइन अपलोड करते हो, क्वालिफिकेशंस के सारे फॉर्म्स अपलोड कर देते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हो। और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद अगर फीस ली जाती है किसी फॉर्म पे तो आप वो पे करते हो, नहीं लेते तो आप वहां पर फिर डायरेक्ट उसको सबमिट कर देते हो। यही फॉर्म अप्लाई करने का सिंपल प्रोसेस होता है, वही आपको यहाँ फॉलो करना है। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन करने का सिर्फ 16 जनवरी तक का समय है। जो लोग मान लीजिए 16 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, और फॉर्म भले ही वो आधा छोड़ दे रहे हैं अभी, तो वो लोग 20 जनवरी तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर देंगे। लेकिन जो लोग 16 जनवरी के बाद जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ये सोच के कि यार फॉर्म तो 20 तारीख तक है, हम 17 तारीख को भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा।
आप सिर्फ 16 तारीख तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्टर्ड कैंडिडेट ही सिर्फ 17 से 20 तारीख के बीच फॉर्म भर पाएगा, और जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे इन दिनों के बीच में 16 से पहले ही, वो फॉर्म 16 से पहले भी भर सकते हैं। ये ऑनलाइन में फॉर्म भरा जाएगा। तो ये आपका एक नोटिस था शॉर्ट वाला। अब डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस कर ले एक बार। देखिए, आपको न्योता दिया जा रहा है, आपको इनवाइट किया जा रहा है, आपको कह रहे हैं कि भाई आप फॉर्म भर दो कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम का इन दोनों पोस्ट के लिए। अब देखिए एक चीज़ और इसमें देखिए, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक जो फ्रेश कैंडिडेट होगा वो न्यू यूज़र कहलाएगा बिल्कुल। तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करें कमीशन की वेबसाइट पर। और री रजिस्ट्रेशन उनके लिए कैंडिडेट हुआ है ऑलरेडी, जिन्होंने रजिस्टर कर रखा है पहले से अपने आप को, रजिस्टर्ड यूजर फॉर एनी अदर पोस्ट ऑफ द कमीशन, ठीक है, एंड गॉट द यूजर आईडी, हैव टू लॉग इन एंड री रजिस्टर फॉर दिस। देखिए जो लोग पहले से OSSC पर रजिस्टर्ड है ना, उन लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ मैं उनके लिए जो लोग कहते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो हम नहीं कर रहे दोबारा। आपका अगर पहले से रजिस्ट्रेशन है OSSC पे, आप लोगों को करना क्या है, अपनी यूजर आईडी को ढूंढे, अपने ईमेल पर ढूंढ सकते हैं अपने यूजर आईडी को, वहां मिल जाती है। वहां से आप जाओगे और वहां से ईमेल आईडी से अपना यूजर आईडी उठाओ, पासवर्ड जो भी आपको मिला था, बनाया गया था, वो आप डालकर लॉग इन करो पहले, और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा करो। मतलब कि रजिस्ट्रेशन सबको ही करना है, ठीक है। और सारे डेट आपको क्लियर हो गए होंगे, यही सारे डेट है, इसमें कुछ करेक्शन है नहीं, अभी यही रहेगा डेट। और बात कर लूँ, यही सारे पोस्ट इन्होंने जो ऊपर बताया था वही आप यहाँ देख रहे हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट रहेंगे दोनों ही, और विल कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द, ठीक है। यहाँ कुछ पॉइंट है, इनको आप थोड़ा रीड करना चाहो कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं डिटेल ऑफ पोस्ट ऑफ फिलअप, जो वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ आपको फार्मासिस्ट और MHW जैसे पोस्ट पर ले रहे हैं, आर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर पर लेंगे ये। मीना कैंडिडेट आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड विल बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड विद इन द, देखिए मतलब कि आप सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिले लेवल पर एक ट्रांसफर होगा आपका, ठीक है। मतलब कि आप किसी जिले में ट्रांसफर हो जाओगे, उड़ीसा राज्य के किसी जिले में आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और वहां पर आपकी ये जॉब रहेगी, जो लोगों को भी यहाँ से जॉब मिलेगी, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का जॉब है आपके राज्य का। नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट में अंडरगो चेंज विदाउट एनी प्रायर नोटिस, ठीक है। ये कह रहे हैं वैकेंसी में या किसी चीज में चेंज आता है तो वो आ सकता है, अगर अगर आपका या रिक्रूटमेंट में कोई चेंज करना हुआ तो वो हो सकता है। रिजर्वेशन में बता दूं, जो लोग SC हैं, ST हैं, और SE BC, और महिलाएं जितनी भी हैं, और स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन और डिसेबिलिटीज वालों को, सभी को रिजर्वेशन के फायदे मिलेंगे। याद रखिएगा, सिर्फ आपके गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा वाले नियम चलेंगे यहाँ पर। आपके राज्य की गवर्नमेंट जितने परसेंटेज आपको रिजर्वेशन दे रही है वही आपको मिलेंगे। अगर वो SC ST को 10% दे रही है तो 10% मिलेंगे, जो भी उनके रूल है वही चलेंगे। अगर आपको बता लूँ, जो लोग सामाजिक तौर पर और पढ़ाई के तौर पर, एजुकेशनली वो लोग पिछड़ चुके हैं समाज में, यानी कि बैकवर्ड क्लास में आ चुके हैं, तो वो लोगों को SE BC कहा जाता है उड़ीसा राज्य में। अब वुमेन की जो बात कही जा रही है ना, ये वुमेन सभी को लिया गया, यानी कि आपको बता दूं, आपके उड़ीसा राज्य में हर महिला को बेनिफिट मिलेगा रिजर्वेशन का, ठीक है। वो चाहे जनरल से भी आ रही होंगी, EWS से, कहीं से भी, किसी भी कास्ट कैटेगरी से आ रहे हो, भले वो रिजर्व्ड हो ना हो, उनको सबको यहाँ से फायदे मिलेंगे, रिजर्वेशन मिलेंगे। अब पे स्केल की बात कर लेते हैं भाई। फार्मासिस्ट को 25,500 से लेके 81,100 दिए जा रहे हैं, जो कि लेवल 7 का सैलरी होता है। सेल 01 में आप रीड कर सकते हो, उड़ीसा गवर्नमेंट का OSSC का पे स्केल आप रीड कर लो एक बार। लेवल 7 में आपको यही मिलेगा। और लेवल 5 में आपको अगर देखो तो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर इनको चाहिए, 21,700 रुपये आपको दे रहे हैं, और 69,000 रुपीज़ तक ये सैलरी आपका लेके जाएंगे। यानी कह रहे हैं कि हम शुरू में तो 22,000 देंगे और एक समय पर आपको 70,000 तक भी दे देंगे। यानी कि आप ये मान लो कि स्टार्टिंग में आपको 22,000 सैलरी मिलेगा और इस वाले पोस्ट पे, और एक समय पर वो 30-40,000 50,000 इस तरीके से वो बढ़ेगा। सबको समझ आ रहा होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये रहेगा। अभी एज में ये बोला गया है कि फार्मासिस्ट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को जो है 21 और 38 के बीच में होना चाहिए। जो 21 से 38 के बीच में होगा वो लोग फॉर्म भर के इस जॉब को ले सकते हैं। सपोज आप 21 बिलो हैं, आप इससे कम है तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन अगर आप 38 प्लस है तो आप फॉर्म भर देंगे, क्योंकि आपको अगर रिलैक्सेशन है, रिजर्वेशन वाले अगर आप SC हैं ST हैं तो आपको 38 प्लस में भी 5 ईयर रिलैक्सेशन रहेगा। तो मैं अभी रिलैक्सेशन बताऊंगा एज वाले। फार्मासिस्ट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का जो है 12वीं पास होना चाहिए साइंस एग्जाम में। मतलब कि आप साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट हो, यानी कि अगर आप PCB PCM और PCMB वाले होंगे तो आप ये जॉब ले सकते हो इस वाले पोस्ट में।
हाँ, साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में या फिर बी फार्मा होना चाहिए, बैचलर फार्मेसी फ्रॉम किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, यानी सरकारी मेडिकल कॉलेज हो या फिर कोई हॉस्पिटल हो स्टेट राज्य का या फिर कोई अदर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जिसको भी AICTE ने अप्रूव्ड कर रखा होगा, तो आप सभी लोग वहाँ से अगर अपना यहाँ से बैचलर ऑफ बी फार्मा करे हुए हो या आपने फार्मेसी करी है, डिप्लोमा करा है फार्मेसी में, तो ये सब लोग अगर करे हुए हैं तो वो लोग ही एलिजिबल रहेंगे, इन्होंने कहा है। एंड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द उड़ीसा फार्मेसी बोर्ड, ठीक है, और या फिर आप ऐसे एग्जाम से पास हुए जो कि उड़ीसा फार्मेसी बोर्ड ने कराया हो, ठीक है। ये चीज़ें हैं बेसिकली। अगर आपके मान लीजिए राज्य के बाहर की अगर क्वालिफिकेशन है लेकिन आपके पास कोर्स वाला है तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑल इंडिया दिया गया है, वो चीज़ मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, क्वालिफिकेशन ये जो बताई जा रही है याद रखिए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से रहे, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड से नहीं है तो वो हो सकता है कि आपको इसमें रिक्रूटमेंट में आगे बाहर कर दे। मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल, ये पुरुषों के लिए रहेगा, कैंडिडेट जो 12वीं पास है साइंस स्ट्रीम से, और प्लस वो लोग जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी में है या फिर वही सेम इनकी भी क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है। देखिए फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ अब क्या अलग है। फ़र्क ये अलग है कि आपको फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए इन्होंने एलिजिबल रखा है सिर्फ उन लोगों को जो कि क्वालिफिकेशन तो रख रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम उन्होंने उड़ीसा फार्मेसी बोर्ड से पास किए हों, लेकिन MHW वाले पोस्ट में ये ऑल इंडिया लोगों की फार्मेसी काउंसिल से आपका अगर रिकॉग्नाइज से करा हुआ है तो आपको पास्ट मान रहे हैं और बाकी क्वालिफिकेशन सेम रखी जा रही है। 1 जनवरी 2023 में जो लोग 21 प्लस हुए हैं और 38 बिलो हैं वही लोग फॉर्म भरेंगे। और इसमें डेट ऑफ बर्थ में और इन सब में रिलैक्सेशन मिलेगा। मैं आपको बता मतलब जो आपका एज रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आपका 10th क्लास के रिजल्ट के बेस से यहाँ पे देखा जाएगा। 10th में जो भी डेट लिखा है आपका बर्थ का वही मान लेंगे। SC ST को 5 साल एक्स्ट्रा दे देंगे फॉर्म भरने के लिए, डिसेबिलिटी वाले को 10 साल दे देंगे, एक्स सर्विसमैन को भी जो फायदे मिलेंगे आप देख सकते हो। कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट, और देखिए द अपर एज लिमिट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टेक पार्ट इन द रिक्रूटमेंट इफ अदरवाइज एलिजिबल शैल बी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मासिस्ट बेसिकली ये होता है कि आप मान लीजिए कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फार्मासिस्ट की पोस्ट पर काम कर चुके हैं तो आप लोगों को 45 साल तक भरने का फॉर्म का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सपोज मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर रहा है कहीं ना कहीं लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर काम किया है, ठीक है, तो ऐसे में वो अपना यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। 45 साल उसका मैक्सिमम रखा गया है। वेटेज ऑफ कोविड-19, जो लोग कोविड-19 एक वायरस था जो अभी आया था, हाल ही में आया था, पूरे देश में आ गया था, देश विदेश और पूरे दुनिया में आ चुका था, और इस वायरस के चलते आपने अगर मान लीजिए हेल्थ केयर वर्कर के तौर पर कहीं काम किया है तो आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे वो आप यहाँ से रीड कर सकते हो, वो सारा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार आप देख ले, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। जो एक कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ, एक कैंडिडेट जो कि MHW पोस्ट के लिए मस्ट हैव रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। हिज नेम, उसका नाम जो है उड़ीसा की फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये इन्होंने कहा है। और उसके पास जो है एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो उसकी क्वालिफिकेशन का, जो कि क्लियर कर दे कि उसने सही में ये पढ़ाइयाँ करी हुई है। एक कैंडिडेट को जो है यहाँ पर स्पीक रीड और राइट उड़िया आनी चाहिए एंड मस्ट हैव पास द, ठीक है। एक उड़िया सब्जेक्ट होता है एक लैंग्वेज का, जैसे इंग्लिश हिंदी ये लैंग्वेजेस होते हैं, सेम इसी तरीके से उड़िया एक लैंग्वेज है, राज्य की कॉमन लैंग्वेज है उड़ीसा राज्य की। और इस राज्य में अगर बात करूँ ये जॉब लेने के लिए आपको अपना उड़िया लैंग्वेज को लिखना, पढ़ना और बोलना, ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। और प्लस आपको इस लैंग्वेज का सब्जेक्ट पास्ड आउट होना चाहिए जो कि अपने 10th में कर लिया हो, 7th 8th अपने स्कूली शिक्षा में इस चीज़ को कर दिया हो, ठीक है। ये चीज़ आपकी रहनी चाहिए। सपोज आप मान लीजिए यहाँ पर उड़िया लैंग्वेज पास आउट नहीं है लेकिन उड़िया लैंग्वेज अगर आप पढ़ना लिखना ये सब जानते हैं या जान लेंगे तो उसके रिगार्डिंग आप एक बार पॉइंट रीड करना। बेसिकली तो यही है कि आपको उड़िया लैंग्वेज का एग्जाम पास होना जरूरी है। और ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, यानी कि भारत के सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं इसमें। और अगर कोई कैंडिडेट मैरिड है तो याद रखें कि वो एक से ज़्यादा जीवन साथी के साथ ना रह रहा हो या ना रह रही हो, मतलब महिला पुरुष दोनों के लिए ये है कि वो एक से ज़्यादा जीवन साथी के साथ ना हो। ये गवर्नमेंट के रूल है, अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से आपको ये रिक्रूटमेंट में नहीं लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कर रही है और गवर्नमेंट के रूल यहाँ पर नहीं फॉलो होंगे तो वो रिक्रूटमेंट में नहीं लेंगे। यानी वो लोग मैरिड लोग फॉर्म भर सकते हैं लेकिन वो अपनी एलिजिबिलिटी को यहाँ से देख सकते हैं। स्पोर्ट पर्सन को रिजर्वेशन मिलेंगे, जो खेल खिलाड़ी हैं उनको फायदे मिलेंगे, वो आप यहाँ से देख लेना एक बार,
ठीक है, तो डिसेबिलिटी वाले भी यहाँ से एक बार देख ले थोड़ा अच्छे से। चलिए भाई, ये एक बहुत बड़ी जानकारी है आप सभी के लिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर्म का फीस नहीं ले रहे, तो ये बात सभी को ध्यान रखनी है। अभी मान लीजिए लोग, ऐसे भी लोग होंगे जो कहीं ना कहीं किसी रिक्रूटमेंट पहले कभी अप्लाई किया होगा उन्होंने, और रिक्रूटमेंट में वो फेल कर गए होंगे, कहीं ना कहीं वो रिक्रूटमेंट में एग्जाम पास नहीं कर पाए, जॉब नहीं ले पाए, वो तो अलग केस है। लेकिन अगर आप मान लीजिए रिक्रूटमेंट में कहीं गए, किसी भी रिक्रूटमेंट में गए, और आपने मान लीजिए कोई ऐसी चीजें कर दी वहां पर, सेंटर पर कर दिया, कहीं ऐसा कुछ कर दिया जिसकी वजह से आपको डिवाइड कर दिया, डिवाइड मीन्स कि आपको बाहर कर दिया है 2-3 साल के लिए, 5 साल के लिए, जो भी करा गया है, तो उन लोगों के लिए एक पॉइंट लिखा है, अगर आपको डिवाइड करा गया है तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। अगर आपका स्पेसिफिक पीरियड, मतलब अगर मान लीजिए, वो तो है ही भाई, क्लियर सी बात है, अगर आपको कहीं किसी रिक्रूटमेंट में डिवाइड करा है, और अगर वो 3 साल के लिए करा है मान के चलिए, और वो 3 साल वाला समय अभी चल रहा है, तो आप लोग यहाँ फॉर्म मत भरना। मतलब कि जो लोगों का डिवाइड टाइम चल रहा हो वो फॉर्म ना भरे, डिवाइड जिसका खत्म हो गया हो वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट रिसिप्ट की बता दूं, वही सेम रहेगा, 20 जनवरी लास्ट डेट है, सब इसका ध्यान रखेंगे। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था, रजिस्ट्रेशन करेंगे आप सबसे पहले, जिसमें आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का मदद लगेगा। उसके बाद आप अपना फॉर्म भर देंगे और उसको सबमिट कर देंगे। फोटो साइन और डॉक्यूमेंट के साइज को एक बार देख लें, यहाँ पर फॉर्मेट एक बार आप सभी लोग ध्यान से देख लें, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10वीं का चाहिए होगा, 12वीं का, ग्रेजुएशन जो भी आपका डिप्लोमा मांगा जा रहा है वो लेंगे यहाँ पर। ग्रेजुएशन अगर आपकी फार्मेसी में है तो उसके सर्टिफिकेट, सेमेस्टर के अलग मार्कशीट, कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट अलग, और एक डिग्री जो आपकी होती है, ये चीज़ें यहाँ पे ली जाएंगी आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर। प्लस एक्सपीरियंस तो यहाँ पर लिया नहीं जा रहा है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इनको, विदाउट एक्सपीरियंस वाला जॉब ले सकता है। एक कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म वो लोग लगाएंगे जो उड़ीसा राज्य के रिजर्व हो। सपोज आप उड़ीसा राज्य के नहीं है, दूसरे राज्यों के रिजर्व है, तो आपको कास्ट फॉर्म नहीं लगाना, आपको यूआर के तौर पर फॉर्म भरना है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। तो इस बात का सभी लोग ध्यान रख रहे होंगे, मेरे को समझ आ रहा है इतना कि आप सभी को ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। एक बार ये सारे पॉइंट एक बार रीड कर ले। आपको बता दूं, यहाँ एक रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा आपका, जो कि इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, आप देख लो उड़ीसा राज्य के हर जिले में इसके सेंटर रहेंगे, और किस दिन होगा, किस समय होगा, किस जगह पर होगा, किस जिले में किस जगह पर होगा, वो चीज़ आपको अभी क्लियर नहीं है, वो कुछ समय के अंदर बताने वाला है OSSC। और साथ में ये भी कहा गया है कि रिटर्न टेस्ट जो रहेगा वो मार्च मंथ में रहेगा। तो आपके अगर आप इस रिक्रूटमेंट में जाना चाहो जा सकते हो। आपको बता दूं 3 महीने अभी आपके पास पूरे रहेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च में भी आप मिड तक मान लो, और यहाँ पे दिसंबर का मिड अभी चल ही रहा है, तो आप देख लो 3 मंथ्स पूरे आपके पास यहाँ पे समय मिल रहा है इस रिक्रूटमेंट के लिए। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट, एक बार विजिट करते रहो आप इस वेबसाइट पर रोज, तो आपको पता लगता रहेगा कब एडमिट कार्ड आ रहा है, कब ये आ रहा है कि एग्जाम कहाँ कहाँ हो रहा है, सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, आपको सब क्लियर हो जाएंगी। तो आप सभी रेडी रहो इसके लिए। एडमिशन लेटर होता है, एडमिट कार्ड, वो कि आपको मार्च के मंथ में या फरवरी एंड या मार्च के शुरू के 10 दिनों में मिल रहा होगा, क्योंकि वही एक ऐसा समय होगा जो कि एग्जाम से 10 दिन पहले का होगा। प्लान ऑफ रिटर्न टेस्ट आपको बता दूं, रिटर्न टेस्ट में यहाँ पे 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि MCQ बेस्ड रहेंगे, OMR शीट पर रहेगा, यानी यहाँ पर ये आपका खर्चा होगा नहीं होगा कंफर्म नहीं है। OMR शीट पर भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, यानी कि आप देख लो यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, हम कंप्यूटर पर भी ले सकते हैं, हमारे पास है, हमारे पास इतने सोर्स हैं कि हम कंप्यूटर पर भी एग्जाम ले सकते हैं, और चाहे तो हम OMR पर भी ले सकते हैं। ये देखिए दो तरह की आपका कहोगे आप कि ये दो तरह के पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, उनका कारण ये है लिखने का कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर्म अगर ज़्यादा आ गए, मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म ज़्यादा आ जाते हैं तो OMR पे जाता है, ठीक है, और फॉर्म कम आते हैं तो कंप्यूटर पर आता है। मेरे को इतना पक्का पता है ऐसा ही होता है, अगर फॉर्म कम आते हैं लोगों के तो ये कंप्यूटर पे एग्जाम कराए जाते हैं, और अगर ज़्यादा आते हैं फॉर्म तो ये OMR पे कराए जाते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। मतलब कि ये व्यवस्था है, इनमें से कोई भी एक चीज़ डिसाइड तभी होती है जब आपके फॉर्म सबके एक्सेप्ट हो जाते हैं, यानी कि आप ये मान लो जनवरी एंड तक या फरवरी मिड तक ये क्लियर कर देंगे आपको कि आप कंप्यूटर पर एग्जाम ले रहे हो या OMR पर। OMR क्या होता है, कंप्यूटर तो सबको पता ही है, जैसे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक डिवाइस से आपके साथ वीडियो में, वैसे ही कंप्यूटर होता है, मॉनिटर से होते हैं, सेंटर्स पर होते हैं, आपको दे दिए जाते हैं और आप उस पर जाकर अपने एग्जाम को दे आते हो। सिंपल सा प्रोसेस होता है, हालांकि कंप्यूटर वाले एग्जाम में प्रोसेस अच्छा हो जाता है। OMR में इंसान लोगों को करना क्या पड़ता है, एक एक क्वेश्चन में ऐसे डार्क करने पड़ते हैं, ऐसे सर्कल करने पड़ते हैं हर क्वेश्चन के आंसर में, तो वो एक टाइम टेकिंग चीज़ भी हो जाती है। और दूसरा ये भी रहता है कि अगर कंप्यूटर पे रहता है तो कंप्यूटर का ही समय है, अगर अगर आप कंप्यूटर पर एग्जाम लेते हो तो ज़्यादा जल्दी लोग कंप्यूटर को समझेंगे और इस तरीके से वो
लाइफ में थोड़ा आगे निकल सकेंगे। ये बातें रहती है, लेकिन सब लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर करवाते हैं। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, OMR पर भी हो सकता है, कंप्यूटर पर भी हो सकता है। इन 1 पेपर ओनली, एक पेपर होगा, सिर्फ 100 नंबर का पेपर रहेगा और 100 ही क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। आप देख लो क्वेश्चन, आपको बता दूं, सब्जेक्ट एज पर सिलेबस ऑफ डिप्लोमा, ठीक है। आपने जो अपने ग्रेजुएशन के समय पर या अपने बैचलर में या डिप्लोमा आपने जो फार्मेसी में किया है उसके बेस पर आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स में। क्वेश्चन जो आपके ऑन प्रैक्टिकल स्किल, आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें आती है नहीं आती, आपको फार्मेसी आती भी है या नहीं आती, वो उसके 25 क्वेश्चन देंगे 25 मार्क्स में। उसके बाद ये आपकी करवा रहे हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मीन्स हो जाता है आपकी 10वीं क्लास की मैथ्स में अर्थमेटिक एक टॉपिक है, वो आप AP करके आपने एक चीज़ सुनी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहता है। हालांकि अर्थमेटिक में जो भी आपका सिलेबस होगा मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये आपको प्रिपेयर करना है, 10th लेवल का पढ़ो, 12th ग्रेजुएशन तक मत जाओ इसको लेकर। इंग्लिश भी 10वीं तक की पढ़ लो, बहुत है, ज़्यादा कोई इसमें है नहीं, सारा आसान सा ही है। और टोटल 100 क्वेश्चन है आपके, और 2 घंटे में पेपर कंप्लीट। 2 घंटे के बाद आप सेंटर से सीधा घर पर अपने, बस सिर्फ 2 घंटे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको बता दूं, अनुसूचित जाति जनजाति और डिसेबिलिटी और आर्मी नेवी और फोर्सेस से आए हुए आपके सर्विसमैन जो भी जितने फॉर्म भर रहे हैं, साथ में स्पोर्ट पर्सन जितने भी हैं, उनको 30% का फायदा, मतलब 30% उनको मार्क्स लाने, यानी कि अगर वो 100 में से 30 प्लस लाएंगे तभी वो पास माने जाएंगे। और जो लोग भी आपके जनरल में आ रहे हैं, EWS OBC में आ रहे हैं या फिर अनरिजर्व्ड में आ रहे हैं, वो 33 प्लस मार्क्स लाएंगे तभी वो पास माने जाएंगे। सपोज आप अगर दूसरे राज्य के हो, भारत देश में कहीं से भी, हरियाणा से हो, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटक, असम, वेस्ट बंगाल, तो आप लोगों को 35 से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे इसमें पास करने के लिए। सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट आपको बता दूं यहाँ पर, ठीक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी तो आपको पढ़ना ही है अपने क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए सबको। और देयर शैल बी रिटन टेस्ट ओनली, और MCQ में होगा। MCQ मतलब हो जाता है हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उस 4 ऑप्शन में से आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका एक MCQ बेस्ड आपका पेपर होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इन्होंने कर दिया @ मतलब कि @ मतलब कि किस भी आप पर क्या उनका रेट रहेगा, मतलब किस तरीके से वो रेटिंग कर रहे हैं आपकी मार्किंग में। और नेगेटिव वाली तो वो कह रहे हैं कि हम 1/4 करेंगे, मतलब हो जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आप उसको गलत कर देते हो तो 1/4 मार्क्स ये लोग काट लेंगे आपके गलत आंसर पर, ठीक है। और जितने आप गलत करोगे उतने 0.25 मार्क्स काटते जाएंगे। एग्जैक्ट मोड अभी नहीं पता है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि जनवरी एंड तक क्लियर होगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी वो बनेगी बेसिक सम टर्म ऑफ सम टोटल ऑफ मार्क्स स्क्योर्ड बाय द कैंडिडेट, ठीक है। एंड शॉर्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। इन्होंने एक चीज और यहाँ पर क्लियर करी है, जो लोग रिटर्न एग्जाम में जितने मार्क्स लाएंगे उसके बेस पर, और जो लोग मान लीजिए कोई कोविड-19 में हेल्थ केयर वर्कर रहा होगा तो उसको उसका फायदा मिलेगा। इन्होंने कहा मान लीजिए आप कोविड-19 के समय पर जब वायरस चल रहा था, पूरे देश दुनिया उस वायरस से जूझ रही थी, मतलब वायरस जैसा सिचुएशन था, और तब आपने तो उस समय पर भी अगर आप हेल्थ केयर के लिए गए, लोगों की हेल्थ की केयर करते हुए आपने वर्क करा हॉस्पिटल्स में, इंस्टीट्यूशन में जाकर, इस वाले फील्ड में, तो आप लोगों को यहाँ से फायदा मिलेगा डेफिनेटली। इसके मार्क्स कुछ दिए जाएंगे, इसका मार्क्स परसेंटेज ऊपर रीड कर लेना एक बार, ऊपर ही है इसी नोटिस में, तो वो उनको मिलेगा। मान लीजिए आपने ऐसा वर्क नहीं किया इस समय पर और आपने बाद में कभी किया तो उसका फायदा तब उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ उसका फिर उनको रिटर्न के बेस पर सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप अगर रिटर्न में ही 100 में से 90 प्लस ले आते हो तो इसमें आपके फायदे ये हो जाते हैं कि आपको ये डायरेक्ट आपके फायदे ये हो जाएंगे कि सिलेक्शन चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं आपके सिलेक्ट होने के। स्क्रीनिंग लिस्ट क्या होती है मैं बता देता हूँ। कैंडिडेट जो भी रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं वो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, स्क्रीन, ठीक है। 125% नंबर ऑफ वैकेंसी आर एडवर्टाइज कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। आपकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग बेसिकली ये होती है कि कुछ लोगों को छांट लिया जाता है, कर दिया जाता है कि भाई आप इतने लोग आओगे और बाकी लोगों को हम हटा देंगे रिक्रूटमेंट में से। तो वो तरीके होते हैं लोगों के, जैसे ये रिटर्न टेस्ट करवा रहे हैं ना, तो रिटर्न टेस्ट से सिर्फ एक ऐसे लोगों को लेना चाह रहे हैं जो सीरियसली जॉब लेना चाह रहे हो। 125% हो जाता है। यहाँ पर आप वैकेंसी देखोगे एक बार तो वैकेंसी 2000 कुछ है, 2300 कुछ है। मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ वैकेंसी कितनी है। तो जितनी भी वैकेंसी है उसके ये सिर्फ आपकी 125 टाइम्स 125%, यानी कि अगर एक वैकेंसी होती, ठीक है,
मतलब अगर मान लीजिए चलिए, या मान लीजिए इनकी 2 वैकेंसी आई होती, तो ये आपको रिटर्न के बाद स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ 3 लोगों को बुलाते। समझ रहे होंगे, क्योंकि ये आपका 3 जो 2 का जो 3 है वो 2 का डबल तो नहीं है, आप देख सकते हो 2 के डबल से आधा है। मतलब कि अगर आप देखते हो, आप अगर 2 का हाफ कर लेते हो तो 1 आ जाता है। ठीक है, ये 1 ये अलग हो गया, और ये तीनों आप इसको जोड़ दोगे तो ये आपको 3 मिल जाएगा। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर देखते हो इसमें टोटल अगर मान के चलो 100 वैकेंसी थी, अगर इनका कहने का मतलब ये है, अगर हमने 100 वैकेंसियाँ दी है तो हम 125 लोगों को बुलाएंगे, स्क्रीनिंग करके हम आगे भेज देंगे, मतलब 125 लोगों को रिटर्न पास करवाएंगे। बेसिकली ये है, अगर हम 100 लोगों की जॉब के लिए ले रहे हैं तो हम 125 लोगों को यहाँ से पास करेंगे, टॉप के शुरू के 125 लोगों को। ये इनका कहना है। अगर मान लीजिए वैकेंसी 2300 है मान के चलिए, तो उसका आप पहले क्या करो, 2300 जो है ना, पहले आप 2300 का हाफ कर लो, जो आपका आ रहा है। सपोज मान लीजिए 2000 का आ गया, यानी कि 1150 और 2300 अलग, तो इसको आप प्लस कर लो, जो आपका आ जाएगा इतने लोगों को ये आगे भेजेंगे। ये इनका प्रोसेस रहेगा। ठीक है, बाकी एक बार सभी लोग रीड कर लें इस पॉइंट को, जो यहाँ पर स्क्रीनिंग से जुड़ा हुआ दिया है। स्क्रीनिंग के बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे जो भी आपने फॉर्म में दिए और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन बता रही है। उसके बाद ही आपको सिलेक्ट करके जॉब देने वाले हैं। काउंसलिंग रहेगा यहाँ पर, सेल बी काउंसलिंग फॉर चॉइस ऑफ पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट। काउंसलिंग होगी आपकी किसके लिए, कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए और कौन से जिला चाहिए, उसके लिए आपसे भी पूछा जाएगा और ये खुद से भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जो भी रहेंगे वाइज सेल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग होंगी। जितनी वैकेंसी बताएंगे उतने ही लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, और उनको फिर पूछ करके आपको कौन से जिले में कौन सी पोस्ट चाहिए आपसे पूछेंगे, और खुद भी डिसाइड कर कर फिर आप दोनों में मिलके ये डिस्कशन हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। द चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विल नॉट कन्फर्म एनी राइट अप टू। हाँ, डिस्ट्रिक्ट की चॉइस करना जरूरी नहीं है कि आपको मिल ही जाएगा। इन द सेट डिस्ट्रिक्ट इज ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस विल इफ सिलेक्टेड द काउंसलिंग विल बी हेल्ड एट। ठीक है, काउंसलिंग कहाँ होगी, काउंसलिंग होगी भुवनेश्वर में। आपको बता दूं उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर नाम का जगह है, और वहाँ पर आपकी काउंसलिंग रहेगी। आप वहाँ सभी लोग पहुँच जाएंगे। इसका स्केड्यूल आपका बाद में आएगा एग्जाम के भी बाद। रिटर्न स्क्रीनिंग डीवी के बाद आने वाली है ये सारी चीज़ें। प्रोविजनल एक लिस्ट निकालेंगे, इसमें बताएंगे कि किस कैंडिडेट को डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट निकाल देंगे कि किन लोग कौन लोग सिलेक्ट हुए, किसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है, वो एक बार आपके साथ डिस्कस हो जाएगा। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्क्रीन ये जो लिस्ट है ना आपकी फाइनल सिलेक्शन वाली, ये आपको मई से पहले देखने को मिलेगी नहीं। 2024 का मई आ जाएगा तब जाके ये सब हो रहा होगा। रिजल्ट वही होता है आपका, एक लिस्ट निकाल दी और रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग रिजल्ट भी देख सकते हो। तो सबको ये क्लियर हो गया होगा। मैं आपको एक बार वैकेंसियाँ बता दूं, वैकेंसियाँ मैंने आपको क्लियर नहीं करी थी। आप अगर ऊपर भी देखोगे, मैं एक बार ऊपर आ जाता हूँ सबसे पहले। देखो यहाँ पर आप देखोगे, देखिए यहाँ ये पूरे पॉइंट में मेरे को कहीं भी वैकेंसी दिखी ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर नीचे दी गई है। आप थोड़ा और नीचे आओगे ना, देखिए यहाँ पर है वैकेंसियाँ। तो वैकेंसी एक बार आपके साथ डिस्कस हो जाती है। चलिए, फार्मासिस्ट की डिस्कस कर रहा हूँ सबसे पहले। फार्मासिस्ट की वैकेंसी सबसे पहले आप ये सुन लो कि उड़ीसा राज्य के अनुगुल में 35 लोगों को जॉब मिलेगी फार्मासिस्ट में। 35 में से 11 और 6 17 लोग यूआर कैटेगरी से होंगे, अनुसूचित जनजाति से 12 होंगे और अनुसूचित जाति से 5 होंगे। एसईबीसी कैटेगरी के सिर्फ 1 लोग होंगे इस पोस्ट पर, और बाकी आप एक्स सर्विसमैन 3 लोग लिए जाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन 1 होगा। डिसेबिलिटी में आप देखोगे तो वीआई से नहीं है, एचआई से 1-2 है, ओआई से 1 है, और बाकी आप यहाँ से देख लेना। इस तरीके से होगा। तो टोटल में आपको बता दूं, अभी आप इसको अलग मत मानना। अगर आप ये कह रहे हो कि डिसेबिलिटी और ये सब जो है इस 35 से अलग है, तो ऐसा नहीं है। इस 35 में से ही ये 7 रहेंगे। या तो इन लोगों को मिलेगी जॉब, ठीक है, या फिर इनमें से मिलेगी। जो इनको मिल गए उनको ये दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। मैं आपको एक बार और दोबारा क्लियर करता हूँ। ये जो आपको 35 वैकेंसी दिख रही है, ये आपके उड़ीसा राज्य के अनुगुल में रहेंगी। आप कैटेगरी वाइज यहाँ से देख रहे हो। ठीक है, या अगर मान लीजिए कोई डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट आया और उसने कहा कि मैं एचआई डिसेबिलिटी से हूँ, तो और मेरे को इस डिस्ट्रिक्ट में जॉब चाहिए, और उसको मिल भी रही होगी, तो उसकी 2 वैकेंसियाँ हैं। अब वो दोनों कैंडिडेट, महिला पुरुष जो भी है, वो या तो अपनी डिसेबिलिटी से वैकेंसी लेंगे। मान लीजिए इन दो वैकेंसियों में अगर कोई कैंडिडेट ये कह रहा है कि मैं जो है अनुसूचित जाति हूँ, तो उसको या तो ये वाली वैकेंसी मिल सकती है, या फिर वो ये कोई भी एक लेगा, या तो डिसेबिलिटी से लेगा या रिजर्वेशन से लेगा। ठीक है, अगर राज्य की बात आती है, अगर आप दूसरे राज्य के होंगे, हाँ, तब तो आपको फिर ये सब भूल जाना है। ये सारे डिसेबिलिटी और ये सारे चार्ट भूल जाने हैं। सिर्फ ये वाला पॉइंट याद रखना है,
यूआर वाला कि आप यूआर हो, आपके सिर्फ 17 वैकेंसियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यूआर में आप ही नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें, उड़ीसा राज्य के लोग भी यूआर वाले इंक्लूड हैं इसमें। बारगढ़ बारगढ़ वाले देख लेना, बारगढ़ वालों की वैकेंसी 44 है। 44 में आप यहाँ से समझ लेना अनुसूचित जाति और बाकी सभी लोग यहाँ से अपने समझ लो कास्ट कैटेगरी और डिसेबिलिटी सभी लोग यहाँ से अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। भाद्रक भाद्रक में बता दूं वैकेंसी 22 है। बालासोर में 38 है। बालनगिर में 30 बालनगिर में कितनी है 41 और बाउध में 8 है और कटक में तो 67 और देवगढ़ में 9 वैकेंसी दिख रही है मेरे को। वैकेंसी कटक में ज़्यादा दिखी है यहाँ पे अभी। और देन खलन में आप देन कलन में 37 है। 94 वैकेंसी गजनाम में है। गनजाम में 98 वैकेंसी है। और जगत सिंहपुर जगह है आपकी उड़ीसा राज्य में, वहाँ पे 18 लोगों की जॉब रहेगी यहाँ पे। जजपुर में आप देख लेना। और इस तरीके से आप सारे जिलों की आप वैकेंसी एक बार यहाँ से रीड कर लेना, ये आपकी सारी दी गई है। टोटल अगर बात करें आपके उड़ीसा राज्य में जिलों की बात कर लेते हैं तो उड़ीसा राज्य में आप देखो यहाँ से 30 जिले हैं। 30 जिलों में रिक्रूटमेंट रहेगी। टोटल 1002 लोगों को फार्मासिस्ट की जॉब मिलेगी, जो कि एक खुद में एक बड़ा रिक्रूटमेंट है। और दूसरा आगे चलते हैं, एक चीज़ और बता दूं यहाँ से आप रीड कर लेना। EXSERV मतलब था आपका एक्स सर्विसमैन। स्पोर्ट्स मीन्स स्पोर्ट पर्सन था। डिसेबिलिटीज वालों का शॉर्ट फॉर्म B मतलब था ब्लाइंड है। F मतलब था कि मैनिपुलेटिंग है विद फिंगर्स। और RW मतलब वो था जो कि वर्क परफॉर्म, जो कि रीडिंग भी कर सकते हैं राइटिंग भी कर सकते हैं। तो डिसेबिलिटीज़ वाले और सभी लोग अपना फुल फॉर्म यहाँ से देख सकते हैं। मैं अब मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, ये पुरुषों की वैकेंसी याद रखिएगा। फार्मासिस्ट दोनों ले सकते हैं, लेकिन हेल्थ वर्कर वाली वैकेंसी को सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही ले सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी आप देख लेना, अनुगुल और बारगढ़ और भद्रक, बालासोर, भालनगिर और सभी लोग अपनी अपनी वैकेंसी एक बार यहाँ से देखते चलेंगे। गंजाम में इनको चाहिए 231 लोग चाहिए, तो आप सभी लोग यहाँ से वैकेंसी एक बार देख सकते हो। टोटल 1451 लोगों को यहाँ से इस पे जॉब मिलेगी। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया। आपने देखा होगा सिलेबस ऊपर था, आपको याद होगा। सिलेबस डिटेल्ड में नहीं है अभी, एक एक टॉपिक वाइज अभी नहीं आया है। वो आपके साथ जैसे ही आता है मैं डिस्कस कर दूंगा, अभी नहीं आया है। लेकिन आप ये मान के चलो, आप फार्मेसी लेवल तक का सबको रेडी कर लेना है। इन्होंने टॉपिक बता दिए कि आपको क्या क्या पढ़ने और किस लेवल तक के पढ़ने। तो वो अगर सिलेबस डिटेल्ड में टॉपिक वाइज ना भी दे तो आप रेडी कर सकते हो, और अगर वो मिलता है मुझे तो मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा समय से, तो आप उसके लिए रेडी रहना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ, इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई सारी बातें। तो यही था आपका। फॉर्म का फीस है नहीं, सिलेबस आपको आएगा बता दिया जाएगा। मार्च में आपका इसमें रिक्रूटमेंट में एग्जाम रहेगा और सारी जानकारी आपको बताइए। अगर एक बार अगर आप पूछो कि वैकेंसी टोटल कितनी है, तो मैं एक बार टोटल भी आपको बता देता हूँ। तो आप सभी के लिए टोटल वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगर देखा हो तो एक बार हम नीचे आते हैं, देखिए। तो पहले आपकी ये जो 1002 वैकेंसी थी और इसके बाद आपकी नेक्स्ट में नीचे आते हैं तो ये वाली आपकी 1451 वैकेंसी है। तो टोटल आपकी 2453 वैकेंसी टोटल है। मैं दोबारा एक बार यहाँ लिख दूँ आपके लिए। इतने लोगों को ऑल इंडिया पूरे भारत देश से इतने लोगों को यहाँ पर उड़ीसा राज्य में जॉब मिल रही है। जो लोग लेना चाहे ले सकते हैं। सरकारी जॉब होगी, राज्य की सरकार के अंदर ये जॉब होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको अब कोई इसमें डाउट रहा नहीं होगा। आपको लग रहा हो फिर भी कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ आता है वो आप कमेंट में बताएं, जो भी आपका पॉइंट हो। और इस जानकारी को देश विदेश और दुनिया में फैलाएं। भारत देश में एक एक गली मोहल्ले जिले तक फैलाएं, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी थी। मैं आपसे मिल रहा हूँ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।